हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेड इजी, वी मेक इट इजियर। माय नेम इज़ प्रद्युम्न और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th वीडियो होगी आज। जो हमारे जनरल इंग्लिश का जो हम सिलेबस पढ़ रहे थे पूरा RSMS SB जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम के लिए, और बाकी सारी RPSC और RSMS SB की एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा प्रेड इजी वी मेक इट इजियर ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लें प्लीज़। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं, या आपको कोई रिव्यूज़ देने हों हमारे चैनल को लेकर, या किसी तरह का कोई सजेशंस आपको देने हों, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे हमें मेल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। RSMS SB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम एंड वेरियस अदर एग्ज़ाम्स इंग्लिश ग्रामर। मैं बुक रेफ़र कर रहा हूँ प्रोफेसर VK रस्तोगी जी की, जो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। ये बुक आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, और ये बुक सारी ही RPSC और RSMS SB की जो भी एग्ज़ाम्स लगती हैं उनके लिए बेसिक बुक है, और यहाँ से आप इंग्लिश पढ़ना अपना शुरू कर सकते हैं। ग्रामर का आपका जो भी पोर्शन है वो इसी में से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपका वोकैब का जो पोर्शन है, एक बार इस बुक को पढ़ने के बाद आप बाकी जो वोकैब है वो अलग अलग सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल जो अलग अलग कोचिंग्स के होते हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं, किन्हीं बुक से पढ़ सकते हैं, और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप इसमें और आगे बढ़ते चले जाएं और टफ लेवल के जो वोकैब्स होते हैं वो आप सीख लें। ग्रामर जितनी RPSC और RSMS SB की एग्जाम्स में आती है उतनी आपको इसमें से आराम से मिल जाने वाली है। ओके देन, अब समय नहीं गंवाते हुए हम चालू करते हैं हमारा ये जो इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर है। लेक्चर नंबर 9 है ये। लेक्चर नंबर 9 में सबसे पहले हम डिस्कस सबसे पहले ये कर लेते हैं कि हमने लास्ट कहाँ पे छोड़ा था। हमने लास्ट पढ़ा था ईच एंड एवरी, ये जो डिटर्मिनर थे हमने ये पढ़े थे, और आज हम शुरुआत करने वाले थे ईदर और नीदर से। ठीक है, आप इसको दूसरी तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, आइदर और नाइदर भी कई लोग बोलते हैं, और ईदर और नीदर भी आप इस सबको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमको इनके यूज़ पढ़ने हैं। सबसे पहले आइदर से शुरुआत करते हैं, ईदर से शुरुआत करते हैं। ईदर क्या हमसे बोल रहा है? यस, EITHER। ठीक है, तो ईदर के दो मीनिंग निकलते हैं। या तो पहला मीनिंग इसमें से निकलता है दो में से एक। ठीक है, दो में से एक के लिए इसको यूज करते हैं, वन ऑफ द टू। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, इस तरीके से इसको यूज करते हैं। दूसरा इसका मीनिंग होता है बोथ, मतलब दोनों साइड या दोनों तरफ, इस तरीके से दोनों के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दो में से एक या दोनों, इधर को इस तरीके से हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं। एग्जाम्पल इसका लिखते हैं, यू कैन आस्क ईदर ऑफ माई पेरेंट्स। तो तुम मेरे पेरेंट्स में से किसी से भी पूछ सकते हो। तुम चाहो तो मेरी मदर से पूछ सकते हो, तुम चाहो तो मेरे फादर से पूछ सकते हो, मेरे पिताजी से बात कर सकते हो, या मेरी माताजी से आप बात कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो। जो भी मैं बता रहा हूँ वो सही है या गलत है। ठीक है, तो ईदर का मीनिंग क्या हो गया? या तो। ठीक है, मतलब दोनों में से किसी एक से आप पूछ सकते हो। ठीक है, या दोनों से भी आप पूछ सकते हो, इस तरीके से इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक भी, किसी भी एक से पूछ सकते हो। यहाँ पे ये मीनिंग इसका निकल रहा है। अब दूसरा सेंटेंस मैं लिखूंगा जिसमें मीनिंग निकलेगा दोनों तरफ, कि ये दोनों की बात कैसे करता है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ें, houses have been built, BUILT, built on either side of the road। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी आज आपको लग रहा होगा कि मेरी स्पीड थोड़ी सी बढ़ी है, तो यस, मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ अपने पढ़ाने की, क्योंकि अब तक हमने 8 लेक्चर कर चुके हैं। आपको मेरा टोन समझ में आ गया होगा, किस तरीके से मैं वर्ड्स को प्रोनाउंशिएट करता हूँ वो समझ में आ गया होगा। मेरी राइटिंग को समझने में हालांकि थोड़ी मुश्किल होती है सामने वाले को पढ़ने में, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ख़राब ही है। लेकिन आपने अब तक, जब मैं सेंटेंस लिखता हूँ उसकी स्पेलिंग्स इसीलिए बोलता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि मैं कौन सा सेंटेंस, कौन सा जो वर्ड है वो किस तरीके से राइट करता हूँ, किस तरीके से लिखता हूँ। तो आपको लगभग अब तक समझ में आ गया होगा।
और मेरे पढ़ाने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को। तो इतना सब जानने के बाद अब आप मेरे साथ कोप अप कर सकते हैं कि मैं अगर थोड़ी तेज़ स्पीड में पढ़ाऊँ तो आपको वो आसानी से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अब तक मेरी स्पीड जो रही थी वो थोड़ी स्लो रही थी, अभी स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी। इसके बावजूद भी आप में से 80% लोग ऐसे होंगे जिनको ये स्पीड नॉर्मल लगेगी, लेकिन उसके बावजूद भी 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भाई इंग्लिश बहुत ही टफ लगती है और उनको लगता है कि भाई थोड़ा बहुत ज़्यादा स्लो बोलना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। तो आप जो है सेटिंग्स में जाकर ये जो है इन वीडियोस की स्पीड्स को कम, स्पीड जो है वीडियो की उसको कम कर सकते हैं और आप कम वाली स्पीड पर भी इनको देख सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ कि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, लेकिन इसका ये मतलब कतई भी नहीं है कि सिलेबस में से कोई भी चीज़ छोड़ी जाएगी। छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा। 1-2 क्लासेस भले ही एक्स्ट्रा हो जाएं या थोड़ा सा टाइम हमें और लग जाए, जैसा कि मैंने कहा था कि 1.5 महीना करीब हमको लग जाएगा, तो 1.5 महीने का 2 महीने भी लग जाए तो भी सितंबर में हमारी एग्जाम है, उससे पहले भी हमको 1 से 1.5 महीने या 2 महीने का टाइम आराम से मिलेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और वो मोर देन इनफ होता है प्रैक्टिस करने के लिए। मेन चीज़ है बेसिक्स आपने कितनी अच्छे से पढ़ रखी हैं। अगर आपने बेसिक्स अच्छे से पढ़ रखी हैं, और उसी पे मेरा फोकस है कि हम सबसे पहले बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लें, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब हमको याद करना पड़े कि कौन सा रूल इसमें फॉलो कर रहा है या कौन से रूल के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से आसानी से याद आ जाए। ठीक है, तो चलिए वापस से लौटते हैं क्लास की तरफ। ईदर और नीदर की हम बात कर रहे थे। ईदर में हमने देख लिया कि दोनों में से किसी एक के लिए जब बात करते हैं तो इस तरीके से ईदर का यूज़ किया जाता है। अब दोनों के लिए कैसे बात की जाएगी? हाउसेज हैव बीन बिल्ट, घर जो हैं वो बनाए गए। कैसे बनाए गए? ईदर साइड ऑफ द रोड, जो रोड है, ठीक है, उसके दोनों तरफ घर बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों तरफ के लिए आता है। ठीक है, ये रहा ईदर का यूज पहला। दूसरा, अब हम ईदर के बाद नीदर की बात करते हैं। नीदर में किस तरीके से यूज किया जाएगा, नीदर का किस तरीके से यूज किया जाता है। तो नीदर इज द नेगेटिव ऑफ ईदर। नीदर जो है एक तरह से अपोजिट है, या हम बोल सकते हैं नेगेटिव उसका ट्रांसलेशन है ईदर का। ठीक है, मतलब दोनों में से एक भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, इस तरीके से इसका अर्थ निकलता है। नीदर इज द नेगेटिव ऑफ ईदर। इट मीन्स नॉट द वन नॉट द अदर, ना तो पहला ना ही दूसरा, और दूसरे तरीके से इसको बोलेंगे कोई सा भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अर्थ निकलता है। एग्जाम्पल के लिए हम सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस हम लिखते हैं नीदर ऑफ देम इज प्रेजेंट। ठीक है, नीदर ऑफ देम, वो दो लोग हैं, ठीक है, और उन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, पहला आदमी और दूसरा आदमी। नीदर ऑफ देम मतलब पहला भी नहीं आया है और दूसरा भी नहीं आया है। हम इनको इंडिविजुअली नोटिस कर रहे हैं कि पहला भी नहीं आया है और दूसरा भी नहीं आया है। ठीक है, दूसरा हो गया नीदर ऑफ द, सॉरी ये थोड़ा सा सेंटेंस मैंने गलत लिख दिया। नीदर कैप्टन प्लेड वेल। कोई सा भी जो कैप्टन था वो बहुत अच्छा नहीं खेला, वो बेकार खेला। ठीक है, और अब आपने देखा होगा जो यहाँ पे जो क्रिया होगी ये कैसी यूज की जा रही है, आपको ये यूज की जा रही है सिंगुलर के लिए। ठीक है, तो ये सिंगुलर के लिए यूज की जाएगी। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? ईदर और नीदर के बाद एक वचन की क्रिया आती है तो सिंगुलर वाला जो वर्ब होगा वो उसके साथ में यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स हैं, उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। किसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे? क्वांटिटेटिव, QUAN क्वांटिटेटिव, TATIVE क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स हैं। अब ये क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव्स किसके हैं? क्वांटिटी के हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव इसीलिए बोला है क्योंकि ये किसी भी चीज़ की मात्रा के बारे में बात करते हैं। जैसे अब ये कौन कौन से थे, ये हमने पहले भी पढ़ लिया, एक बार वापस से रिपीट कर सकते हैं हम कि कौन कौन से थे। जैसे सम,
मतलब कुछ, और ये पॉजिटिवली यूज किया जाता है। एनी ये भी कुछ होता है लेकिन नेगेटिवली यूज किया जाता है। नॉट मच मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, उसके बाद है मोर, लिटिल, ये मैं साथ में ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये हम साथ में ही पढ़ने वाले हैं। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ठीक है, ये हम साथ में पढ़ने वाले हैं इसलिए साथ में लिख रहा हूँ। इन तीनों का यूज़ हम पढ़ेंगे, जैसे हमने फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का पढ़ा था। उसके बाद आता है इनफ, जितना हमें चाहिए उतना हमारे पास है। इनफ मतलब सफिशियंट, सफिशियंट का मतलब भी यही होता है कि जितनी मात्रा में चाहिए उतना आपके पास मौजूद है। उसके बाद हाफ है, हाफ मतलब आधा कर दिया किसी चीज़ को, ठीक है। ऑल, ऑल मतलब जितना है वो सारा पूरा। उसके बाद आ गया नन, कोई भी नहीं। नो और होल, होल मतलब कंप्लीट सारी चीज़, पूरी की पूरी चीज़। तो एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? वो होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ये क्वांटिटी के विशेषण हैं, विशेषता बताते हैं नाउन्स की और उनकी क्वांटिटी बताते हैं बताते समय। तो सम है, एनी है, नॉट मच, मोर, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। उसके बाद है इनफ, सफिशियंट, हाफ और ऑल। उसके बाद है नन, नो और होल। तो इस तरीके से ये रहेंगे, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स होते हैं। अब देखते हैं इनका अलग अलग यूज, देखते हैं कौन कौन से हमको सारे पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सम। सम के बारे में बात करते हैं। सम क्या बोलता है? सम इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स इन द सेंस ऑफ ए लिटिल और इन ए स्मॉल क्वांटिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, सम का उपयोग हम कुछ के लिए करते हैं, लेकिन साथ में क्या है इसके साथ कि ये पॉजिटिवली इसकी बात करते हैं, ठीक है। कुछ है, मात्रा में कम है, लेकिन हम उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं कि जितना है वो अच्छा है, वो पर्याप्त है, ठीक है, उससे काम चल रहा है। इस वाले सेंटेंस में हम उसे लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं हम, आई वॉन्ट सम शुगर, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं? कुछ चीनी लेना चाहता हूं। कुछ मतलब जितनी मेरे को आवश्यकता है उतनी मैं लेना चाहता हूं। उसके बाद देयर इज सम वाटर इन द जग, ठीक है। सम मतलब कुछ पानी, मुझे प्यास लगी है और जग में मैंने देखा कि कुछ पानी है और मेरे को अंदाजा लगा कि ये मेरी प्यास बुझाने के लिए काफ़ी है, तो उस समय पे मैंने सम का यूज़ करूँगा कि भाई जितना मुझे चाहिए क्वांटिटी में उतना मेरे पास पानी मौजूद है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एनी। एनी किस तरीके से यूज़ किया जाएगा सेंटेंसेज में? तो एनी इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, अनकाउंटेबल्स के साथ यूज़ किया जाता है। इन नेगेटिव्स, अनकाउंटेबल्स के साथ जब यूज़ करेंगे इसको नेगेटिव में यूज़ करते हैं, या फिर हम जब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, या इसको हम दूसरे ग्रामर की लैंग्वेज में बोलते हैं इंटरोगेटिव, जब हम सेंटेंसेज होते हैं उनमें इस तरीके का यह यूज़ किया जाएगा एनी का। इट डिनोट्स एन इंडेफिनेट क्वांटिटी। तो अनकाउंटेबल्स है और साथ में एनी जो है इंडेफिनेट क्वांटिटी बताता है। इंडेफिनेट मतलब आप गिन नहीं सकते, 1 किलो है, 2 किलो है, 1 लीटर है या 4 लीटर है या 5 लीटर है, ठीक है। तो इंडेफिनेट मतलब मात्रा में, जैसे सोच लो हम अंदाजे से कोई चीज़ तोल के दे देते हैं तो लगभग 1 किलो होगा, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते उसका वजन कितना है, ठीक है, या वो कितनी वॉल्यूम घेरता है, कितने लीटर है, ये सब चीज़ हम नहीं बता पाएंगे। अब नेगेटिवली कैसे यूज करेंगे अनकाउंटेबल के साथ, ये देखते हैं। जैसे उसी का अपोजिट देखेंगे सम के बाद, सम में जो पॉजिटिवली लिखा था उसी को यहाँ पर नेगेटिव लिखते हैं। आई डोंट वॉन्ट एनी शुगर। मुझे बिल्कुल भी चीनी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी चीनी नहीं चाहिए, ठीक है, जो कुछ चीनी है वो मुझे नहीं चाहिए। डू यू वॉन्ट एनी मिल्क? अब क्वेश्चन पूछते टाइम इसको यूज करेंगे इंट्रोगेटिव में, जैसा कि मैंने बताया था। डू यू वॉन्ट एनी मिल्क? क्या तुम्हें कुछ दूध चाहिए पीने के लिए? और ये अनकाउंटेबल्स के साथ यूज किया जा सकता है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा शुगर है और मिल्क है, ये दोनों अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे राइस अनकाउंटेबल है, ठीक है, जैसे ऑयल अनकाउंटेबल होता है, जैसे वाटर अनकाउंटेबल होता है। तो इस तरीके से, क्योंकि इनको आप टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, इनको टुकड़ों में तोड़कर गिनती नहीं कर सकते आप कितना होता है। आप शुगर जो है उसको किलो में तोलेंगे, मिल्क जो है उसको लीटर में तोलेंगे, राइस जो है उसको वापस से किलोग्राम में आप तोलते हैं, और वाटर जो है उसको आप फिर से लीटर में बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो ये नहीं कह सकते 1 पानी 2 पानी 3 पानी, तो 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी 1.5 लीटर पानी, तो इस तरीके से आप बोलते हैं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स की श्रेणी में जाता है। नेक्स्ट, ये हम अभी देख चुके हैं, एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस, ये हम देख चुके हैं। दूसरा, इसके अलावा हम पहले से ही बात कर चुके हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे सम है और एनी है, इन दोनों का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब आपको लगता है कि पॉजिटिवली दिया जाएगा। अगर आपको लगता है पॉजिटिवली दिया जाएगा तो आप सम से अपना क्वेश्चन पूछें, मतलब जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उस सेंटेंस में सम का यूज करें। आपने क्वेश्चन पूछा और आपको लगता है कि उसका जवाब आपको नेगेटिवली मिलेगा, मतलब मना कर दी जाएगी, ऐसा आपको लगता है, ठीक है, चांसेस आपको लगते हैं, तो उस कंडीशन में जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो एनी से आप क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से ये लिया जाएगा। इन क्वेश्चंस द यूज ऑफ सम और एनी डिपेंड्स ऑन द एक्सपेक्टेड और इम्प्लाइड रिप्लाई, जो हमें रिप्लाई मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव रिप्लाई मिलने की आशा करते हैं हम, यहाँ पे पॉजिटिव मिलने की आशा करते हैं। पॉजिटिव की आशा करेंगे तो सम का यूज किया जाएगा, नेगेटिव की आशा करेंगे तो एनी का यूज किया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। जैसे यस, कैन यू गिव मी सम मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया इंफॉर्मेशन। तो सम इंफॉर्मेशन कि आपने किसी से इंफॉर्मेशन ली थी, उसने कुछ इंफॉर्मेशन तो आपको दे दी, आप चाहते हैं कि वो आपको इसके बारे में कुछ और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे, तो आप इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ पे सम का यूज़ करेंगे, ठीक है। और सम का यूज़ एक जगह और बताया था, तब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऑफर के लिए, ठीक है, और रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप सम का यूज़ करते हैं। तो ऑफर के लिए किस तरीके से यूज़ करेंगे, जैसे आप ऑफर देना चाह रहे हैं किसको, तो वुड यू लाइक सम मोर राइस, क्या तुम्हें और थोड़ा सा खाने के लिए चावल चाहिए, ठीक है, तो हम ऑफर कर रहे हैं। अब रिक्वेस्ट के लिए किस तरीके से यूज करेंगे, विल यू प्लीज गिव मी सम बटर, क्या मुझे थोड़ा सा आप मक्खन देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव रिप्लाई की है जब आशा करते हैं और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो आप सम का यूज करते हैं। इसके अलावा सम है और एनी है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इफ क्लॉज में यूज कर सकते हैं। अब इफ क्लॉज में कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इन सम अफर्मेटिव बोथ सम एंड एनी कैन बी यूज इन इफ क्लॉजेस, जैसे ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सम और एनी जो है आप अब हमारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, क्योंकि हम पहले जनरली इसको पढ़ चुके थे डिटर्मिनर में। अभी जब हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स की बात कर रहे हैं तो इसको सेम टू सेम वैसा कि हम पढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि आपका ये रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे क्लास में ही। इफ यू वांट सम और एनी, अब यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, हेल्प, इफ यू वांट सम हेल्प लेट मी नो, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हो गया। अब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है इन सम अफर्मेटिव क्लॉजेस, अफर्मेटिव जो क्लॉज होते हैं, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिवली जिनकी बात करते हैं, तो इन सब अफर्मेटिव क्लॉजेस एनी इज यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड एज दे हैव ए नेगेटिव और लिमिटिंग मीनिंग, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेज में एनी का यूज तब किया जाता है, एनी का यूज जब कम कर लेंगे जब कुछ वर्ड जो हैं उनके साथ में ये लगेगा, जिनकी वजह से क्या होता है कि उन पे हम वो जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और लिमिटिंग मीनिंग करते हैं, मतलब किसी चीज को रोकने की कोशिश करते हैं या उसको पीछे लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनका ये मीनिंग रहता है, लिमिटिंग मीनिंग होगी या नेगेटिव होते हैं वो सेंटेंसेस। अब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके जैसे पॉजिटिव बना देता है, ऐसे दो नेगेटिव जब मिलेंगे तो उसको पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। जैसे अब लिमिटिंग मीनिंग वाले वर्ड कौन से थे, जैसे हमने अभी पढ़ा था इन सम अफर्मेटिव क्लॉजेस
एनी इज यूज आफ्टर दीज वर्ड एज दे हैव ए नेगेटिव और लिमिटिंग मीनिंग, ठीक है। अब एनी इसलिए यूज किया जाएगा क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ये खुद नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव के साथ अब नेगेटिव वाली फॉर्म ही लगाएंगे, नेगेटिव वाले डिटर्मिनर लगाएंगे। और एनी जो है हम अभी देख चुके हैं ये नेगेटिवली यूज किया जा सकता है। तो ये कौन कौन से वर्ड थे? पहला था नेवर, हार्डली, लिटिल, हार्डली में ये वाई है, HARDLY, हार्डली, लिटिल, विदाउट, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं। दे नेवर गिव अस एनी हेल्प, उन्होंने कभी हमारी कोई मदद नहीं की, ठीक है। तो नेवर के साथ अभी देखिए यहाँ पे एन का यूज कर लिया गया है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। आई फॉरगॉट टू गेट एनी शुगर, इस तरीके से एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज हार्डली एनी टी लेफ्ट, ठीक है। हार्डली जैसे अपन हिंदी में बोलते टाइम बोलते हैं ना, मुश्किल से 10 किलोमीटर ही गया होगा, या इस तरीके से बोलते हैं। देयर इज हार्डली एनी टी लेफ्ट, ये बहुत मुश्किल से कोई थोड़ी सी टी बची हो तो बची हो, वरना नहीं बची होगी, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज करते हैं। तो सम और एनी हमने इसके बाद देख ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं मच की। मच को कैसे यूज करते हैं? मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाएगा, ठीक है, अनकाउंटेबल्स के साथ यूज किया जाएगा। मच मीन्स ए लार्ज क्वांटिटी, और ये इसका मीनिंग क्या निकलता है? लार्ज क्वांटिटी, ज्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में जो भी कोई चीज होती है उसके लिए इसका यूज किया जा सकता है, मच का यूज किया जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसको यूज करेंगे, ये दोनों ही हमने देख लिया है, ठीक है। जैसे आई नीड मच शुगर। अब कुछ लोग हैं वो चाय फीकी पीते हैं, कुछ नॉर्मल चीनी डालते हैं, कुछ को बहुत ज़्यादा मीठी चाहिए, ठीक है। जैसे बोलते हैं खड़े चम्मच वाली चीनी। खड़े चम्मच वाली चीनी मतलब उसमें इतनी चीनी डाल दो चाय में कि अगर उसमें चम्मच हम डाल दें तो वो खड़ा रह जाए, वो चीनी इतनी पकड़ बना ले, मतलब इतनी सारी चीनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आई नीड मच शुगर मतलब उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी की ज़रूरत है। नेक्स्ट है देयर इज मच ट्रैफिक ऑन द रोड। अब जैसे ही सोमवार होता है, सप्ते में क्या है, ज़्यादातर लोग हैं अलग अलग दिन छुट्टियां ले लेते हैं, लेकिन सैटरडे और संडे निकलने के बाद मंडे को मोस्टली लगभग 90% जो लोग हैं, 90 से 99% लोग जो हैं वो ऑफिस जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, रोड पर ट्रैफिक बहुत रहता है, बहुत रहेगा मतलब काफ़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रैफिक है, आप इमेजिन कर सकते हैं। सो देयर इज मच ट्रैफिक ऑन द रोड, और आप ये भी डाल सकते हैं ऑन मंडेज को क्या होता है कि रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो मच क्या सेंस में यूज़ किया जाएगा? मात्रा में जो बहुत अधिक होता है उसके लिए हम मच का यूज़ करते हैं। और ये अनकाउंटेबल्स के साथ यूज़ किया जाएगा, ये हमेशा याद रख लेना। ट्रैफिक को आप गिन नहीं सकते, एक ट्रैफिक है, दो ट्रैफिक है, तीन ट्रैफिक है, या तो ज़्यादा होगा, ठीक है, कम होगा, ठीक ठाक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 3 ऐसे इसकी गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए अनकाउंटेबल्स के साथ यूज किया जा सकता है। ऐसी चीजें जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है, उनका अंदाजा लगाया जा सकता है, तौल की जा सकती है, ऐसी वाली चीज। नाउ मच हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मोर की, ठीक है। मोर मीन्स ग्रेटर इन क्वांटिटी और नंबर, ठीक है। ये भी मोर भी ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हम इसमें ज्यादा क्वांटिटी के लिए बात करते हैं और ज्यादा नंबर होने के लिए बात करते हैं कि बहुत सारे आदमी थे, मतलब 1000 आदमी थे, इस तरीके से आपने बात कर दी, क्वांटिटी उसकी फिक्स कर दी, उसके नंबर बता देते हैं, ठीक है। नंबर में किसी चीज को अगर गिन पाते हैं आप तो अनकाउंटेबल्स नहीं, ये काउंटेबल्स हो जाते हैं, ठीक है। और अनकाउंटेबल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन काउंटेबल्स के साथ भी यूज करेंगे, लेकिन मच जो होगा उसे आप काउंटेबल्स के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, ये इसमें डिफरेंस है। जैसे अब एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। वी वांट
मोर हेल्प, ठीक है। मोर मतलब और ज्यादा, एक तो इसका ज्यादा अर्थ होता है, एक मतलब होता है और ज्यादा, ठीक है। थोड़ा और, जितनी आप कर रहे हो उससे थोड़ी और ज्यादा मुझे मदद चाहिए, तो ये दोनों इसके मीनिंग निकलते हैं। तो वी वांट मोर हेल्प, हेल्प जो है ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ भी देखिए मोर का यूज किया जा सकता है। अब काउंटेबल्स कौन कौन सी चीज हो सकती हैं, जैसे विल यू गिव मी मोर मनी, ठीक है, क्या तुम मुझे थोड़ा और पैसा दे दोगे, इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद मोर स्टूडेंट्स केम आफ्टर द बेल। अब स्कूल में जैसे ही हमारे लंच होता था, उससे पहले कई लोग हैं जो खाना वाना खा के अपनी क्लासेज में जाने लगते थे, लेकिन जैसे ही बेल लगती है तो और ज़्यादा स्टूडेंट्स आते थे और क्लास में जाके बैठ जाते थे, ऐसा स्कूल में होता है। तो ये उस मीनिंग में वहाँ पे बता रहा है कि मोर स्टूडेंट्स केम आफ्टर द बेल, कि और बहुत सारे बच्चे आ गए बेल जब बज गई उसके बाद, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका मीनिंग रहेगा। अब जैसे मच मोर, अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है कि कम मात्रा में क्या होगी कोई चीज़, तो उसको हम किस तरीके से बोलेंगे। तो कम मात्रा में बोलने के लिए हम एक लेस वर्ड जो है इसका यूज करते हैं, ठीक है, LESS। लेस मीन्स ए स्मॉलर क्वांटिटी, ठीक है। पहली बात तो एक कम मात्रा के लिए यूज किया जाता है, स्मॉलर क्वांटिटी कम मात्रा के लिए यूज करेंगे। और क्वांटिटी बताने वाले जो नाउन्स होते हैं उनके साथ इसको यूज किया जाता है, ठीक है, कम मात्रा ज्यादा मात्रा और ये सब चीज, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, ही डिवोट्स लेस टाइम टू हिज स्टडीज। एक मैं चीज बता दूं आपको, जैसे हम में से कई लोग ऐसे हैं जो आर्टिकल्स तो कई बार पढ़ चुके हैं अपनी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, लेकिन डिटर्मिनर वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, और डिटर्मिनर के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में नहीं पहचान पाते हैं। ओके, तो अभी हमें करना क्या है, अब जब मैं डिटर्मिनर्स पढ़ा रहा हूं तो कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके बनेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरीके से दिए जाएंगे, इसका कोई रूल तो आप बता नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसमें रूल नहीं होता, वो कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज करना है ये कॉमन सेंस से हमें देखना होता है, उसका मीनिंग पे डिपेंड करती हैं ये चीजें। इन सब वर्ड को यूज करने के लिए हमको मीनिंग देखनी होती है, उसका सेंस समझना होता है। तो ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे चल के तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो उस समय आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये डिटर्मिनर्स को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, और आपके किस तरीके से मैं जो अभी अभी आपको बता रहा हूँ ये आपको किस तरीके से काम में आने वाला है। आर्टिकल्स बहुत कॉमन है क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चंस भी उसके सॉल्व करते रहते हैं, और आर्टिकल्स के ही ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखते हैं एग्जाम्स में, तो आपको आर्टिकल्स समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसको रूल्स पढ़ते टाइम आपको अजीब भी नहीं लगेगा, बोरियत भी महसूस नहीं होगी कि आर्टिकल्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता है। डिटर्मिनर्स को आप में से थोड़े बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको डिटर्मिनर्स के बारे में पता नहीं हो ज़्यादा, और एग्जाम्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस उन्होंने कभी देखे नहीं है, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम लग सकती है, उनको थोड़ा बोरियत महसूस हो सकती है। तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आपको ये बोरियत महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब ये पढ़ेंगे और इसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता लगेगा कि इनको पढ़ लेना कितना ज़रूरी होता है, इनके मीनिंग्स को समझने के लिए, इसके सेंस को समझने के लिए, कि सेंटेंस में जब ये शब्द आते हैं तो वो क्या कहना चाह रहे होते हैं, उसका क्या मीनिंग निकलता है। तो इसको इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ें क्योंकि क्वेश्चंस में ये बहुत आपके काम आने वाले होते हैं। सो ही डिवोट्स लेस टाइम टू हिज स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई को बहुत कम समय देता है, ठीक है, कम समय देता है, ये इसका यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है। नेक्स्ट है ही नीड्स लेस बटर, ठीक है। अब किसी आदमी का ज़्यादा वजन बढ़ गया है तो अपना वजन घटाने के लिए क्या करेगा कि फैटी जो चीज़ है उनको कम खाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए, कम ज़रूरत होती है किसकी, बटर की, तो वो ब्रेड बटर जब खाएंगे तो वो बटर उस पर कम लगाएगा, ठीक है, कम अप्लाई करेगा। तो ही नीड्स लेस बटर, कम मात्रा में किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब जैसे हमने ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू जब हमने देखा था, उसी तरीके से अब बारी आती है लिटिल की।
ए लिटिल और द लिटिल की। मैं आपको वापस से बता दूं, जैसा कि मैंने फ्यू ए फ्यू द फ्यू पढ़ाने के टाइम आपसे कहा था कि अब थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, तो इसी तरीके से लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल को समझने की आपको बहुत ज़रूरत है। थोड़ा ध्यान देकर आप इसको पढ़ने की कोशिश करें साथ में, और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू वाला जो रूल है वो पढ़ लिया हो और उसको रिपीट कर लिया हो, आपने रिवाइज कर लिया हो वीडियोस में, जो मैंने पिछले बार मैं आपको करवा चुका हूँ। पुरानी वीडियोस अगर आपने देखी है तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जिस जिस लोगों ने ये वीडियोस पहली बार जो देख रहे हैं, आज की वीडियो जो पहली बार देख रहा है, कोई भी आप में से ऐसा है, तो मेरा उससे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप पहली वीडियो देखें, फिर दूसरी देखें, फिर तीसरी देखें, क्योंकि ये जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ ये पहली वीडियो से शुरू होती है और आखिर तक जाने वाली है। तो आप सेकंड वीडियो में, हर वीडियो में अलग अलग रूल्स हैं होने को तो, लेकिन आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको एक रिदम समझ में आएगी कि पहले हमने क्या चीज़ पढ़ी, बाद में क्या चीज़ पढ़ी। कई बार मैं बोलता हूँ पढ़ाते समय, कोई भी टीचर बोलेगा कि ये हमने उस वाली वीडियो में देखा था, या ये वाला चीज़ मैंने वो रूल पढ़ाते था मैं आपको कहा था। तो ये बहुत आसान रहेगा आपके लिए अगर आप पहली वीडियो से शुरुआत करते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं अभी तो इसको देख सकते हैं, बाकी आप सबसे पहले पहली वीडियो पे जाएं और उस तरीके से इसको आप एक तरीके से इसको चलाएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से आप इसको देखने, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। चलिए वापस से आते हैं। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज़ किए जाएंगे, इसको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, अनकाउंटेबल्स के साथ यूज़ किए जाएंगे। और जब लिटिल का हम यूज़ करेंगे तो इसको नेगेटिव फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब कम है मात्रा में और इतना कम है कि उससे काम नहीं चलेगा मेरा, ठीक है। इसका मीनिंग भी ज़्यादा नहीं है होने को तो, लेकिन इसका पॉजिटिव मीनिंग निकलता है कि मतलब है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी मेरा उससे काम चल जाएगा, ठीक है। अब जो द लिटिल है वो भी न के बराबर की तरह इसको यूज करते हैं, न के बराबर वाला इसमें सेंस निकलता है, लेकिन न के बराबर तो है, लेकिन आप उतना दे चुके हैं जितना वो कम पूरा की पूरा है। ये न के बराबर है लेकिन मेरे पास इतना ही है, आप ऐसा इसको समझ के चलें। तो इसको हम यूज करते हैं होल की तरह से, ठीक है, कि ये पूरे के लिए हम बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, होल अमाउंट के लिए पूरी की पूरी चीज हमने अब दे दी है। आपके पास बहुत कम थी लेकिन आपने पूरा की पूरा दे दिया, इस तरीके से, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिटिल का एग्जाम्पल देख लें सबसे पहले। लिटिल का मीनिंग क्या बताया था कि ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और नेगेटिवली उसका सेंस निकलेगा कि ज़्यादा नहीं है और काम भी नहीं चल रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मनीष हैज़ लिटिल शुगर। मनीष पे क्या है कि बहुत कम चीनी है और इतनी कम चीनी है कि उसको काम नहीं चल रहा है उसका, ठीक है। आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में जो मेरा इंटरेस्ट है वो न के बराबर है, नेगेटिव है, मतलब मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है पॉलिटिक्स, ये इसमें कहने का मीनिंग इसमें निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए लिटिल की। ए लिटिल का मीनिंग भी वही रहेगा कि ज़्यादा नहीं है, ठीक है, साथ में लेकिन इसका जो सेंस है वो पॉजिटिव निकलता है कि ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना है उससे मेरा काम चल जाएगा, उतना मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो पहले वाले सेंटेंस को ही दोबारा रिफ्रेम कर सकते हैं, मनीष हैज़ ए लिटिल शुगर। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अब जब मैं इन सेंटेंसेस को लिखूंगा, मनीष हैज़ लिटिल शुगर और मनीष हैज़ ए लिटिल शुगर, तो आपको समझ में आएगा कि ये पॉजिटिव है ऊपर वाला और नीचे वाला जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखने पे ये चीज़ सब समझ में आ जाएगी। अब द लिटिल का देख लेते हैं। द लिटिल मतलब न के बराबर क्वांटिटी में है, लेकिन जितना है वो आपने पूरा की पूरा दे दिया है, ठीक है। अब जैसे ही स्पेंट
द लिटिल मनी ही हैड। अब आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको 1,000 रुपये अलग से एक्स्ट्रा देते हैं महीने भर में खर्चा करने के लिए पॉकेट मनी के रूप में। अब कई लोगों को लगेगा ये तो बहुत कम है, कि आज के टाइम में ये बहुत कम है कि महीने भर में 1,000 रुपये से कुछ भी काम नहीं चलता है एक्स्ट्रा आपके खर्चे करने के लिए। लेकिन वो 1,000 जो आपको दिए गए हैं आपने वो भी खर्च कर दिए, वो आपने पूरे खर्च कर दिए। तो आपने क्यों, जितनी बहुत कम मात्रा में आपको पैसे दिए गए लेकिन वो भी आपने पूरे की पूरे खर्च कर दिए हैं। ये इसका मीनिंग निकलता है कि जितने कम भी थे मेरे पास, जितने भी पैसे थे, लेकिन मैंने वो सारी की सारी खर्च कर दिए। स्पेंट द लिटिल मनी ही है, उसके पास जितनी भी बहुत कम मात्रा में जो पैसे थे वो उसने पूरे की पूरे खर्च कर दिए। ये इसका मीनिंग यहाँ पर निकलता है। तो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं यहाँ पे। तो लगभग हमको पढ़ते हुए अब 35 मिनट हो चुके हैं, और जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम 30 मिनट लगभग एक दिन में पढ़ा करेंगे। और आज हम कई सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल हम पढ़ चुके हैं। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये आप पढ़ चुके हैं। मच, मोर, लेस हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने एनी देखा था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था सम भी देखा था। ईदर और नीदर से हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर की। आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप प्लीज़, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ये हमारी 9th वीडियो है, जो आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो फर्स्ट टू 8 वीडियो सारी एक बार देखें, जिससे आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। और जो स्पेशली जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग सबसे पहले मैंने जो सिलेबस की वीडियो डाली है उसको देख लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो डाली है उसको भी आप देख लें। और कौन सी बुक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उसकी भी मैंने वीडियो डाली है। उसके बाद फिर हमने ये जो जनरल इंग्लिश का जो पूरा कोर्स चालू किया है, आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। पहली से लेकर 8वीं वीडियो तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज अब ये 9वीं वीडियो आपके सामने अपलोड हो गई है। इस तरीके से हमारा ये चलता रहेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आपसे वापस से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेड इजी वी मेक इट ईजियर आप ज्वाइन कर लें। आपकी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, डाउट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, आप कोई हमें सजेशन देना चाहें, ठीक है, तो आप हमें हमारे ईमेल अकाउंट पे भेज सकते हैं, जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है। साथ में मैं आपको वापस से विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो वीडियोज़ रहेंगी ये कंप्लीट रहेंगी। आपको इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा विश्वास बनाए रखना है कि ये सारी कंप्लीट वीडियोज़ मैं कंप्लीट करूँगा, और साथ में इसमें से कुछ भी आपका जो सिलेबस से रिलेटेड है वो सारा उसमें पढ़ाया जाएगा, उसमें से कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। अभी जो मैं प्रोफेसर बी के रस्तोगी जी की जो बुक फॉलो कर रहा हूँ उससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप बाज़ार से ये बुक लेकर उसमें से पढ़ सकते हैं, और साथ में मेरी वीडियोज़ देखें, जिससे आपको जो चीज़ें वहाँ से पढ़ के समझ में नहीं आए वो आपको यहाँ वीडियोज़ देखने से समझ में आ जाए। तो आपका मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे अहेड। थैंक यू अगेन।